जय हिंद प्यारे बच्चों। पिछले पाठ में हमने पढ़ा वास्तविक संख्याएं। आज हम पढ़ेंगे बहुपद। एक चर x में बहुपद px दो या दो से अधिक पदों के जोड़ने व घटाने की संक्रिया को बहुपद कहते हैं। बहुपद में हमेशा धनात्मक घात आती है। बहुपद के प्रकार। बहुपद घात के अनुसार तीन प्रकार के होते हैं। पहला, रैखिक बहुपद, जिसमें अधिकतम घात चर की एक होती है। द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद में चर की अधिकतम घात 2 होती है। त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद में चर की अधिकतम घात 3 होती है। पदों के आधार पर बहुपद को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। पहला है एक पद, दूसरा द्विपद कहलाता है, तीसरा त्रिपद। एक पद में एक पद आता है, द्विपद में 2 पद आते हैं तथा त्रिपद में 3 पद आते हैं। शून्य बहुपद में घात परिभाषित नहीं होती है। बहुपद का शून्यक। यदि px में pa का मान 0 हो तब x - a गुणनखंड कहलाता है। यदि pa = 0 होता है तब हम उसे गुणनखंड प्रमेय कहते हैं। इसमें a एक वास्तविक संख्या है। यदि बहुपद में pa 0 होता है तब किसी भी बहुपद में x के अधिकतम घात को शून्यकों की संख्या कहा जाता है तथा इसे हम अधिकतम हल भी कहते हैं। बच्चों, अब हम देखेंगे शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय में px एक बहुपद है जिसमें x - a गुणनखंड है। तब x का मान a px में रखने पर a की वैल्यू 0 आती है। यदि यह सत्य हो तब हम कह सकते हैं कि x - a px का गुणनखंड है। बच्चों, शून्यकों की संख्या अधिकतम घात के बराबर होती है, जिसे हम हल कहते हैं। किसी भी बहुपद के हल प्रतिच्छेद बिंदुओं के बराबर होते हैं, जिन्हें हम शून्यकों की संख्या भी कहते हैं। यदि y का मान 3 हो और हमें 2 चरों के लिए हल प्राप्त करना हो तब हमें x अक्ष के समानांतर एक रेखा प्राप्त होती है। अक्ष पर प्रतिच्छेद बिंदुओं की संख्या शून्यकों की संख्या के बराबर होती है। यदि x अक्ष पर प्रतिच्छेद बिंदु 1 है तब हल 1 कहलाएगा। यदि 2 बिंदु प्राप्त हो रहे हैं प्रतिच्छेद बिंदु, तब शून्यकों की संख्या 2 होगी तथा अधिकतम घात भी 2 होगी। आइए बच्चों, अब हम आरेख देखते हैं। एक चर के लिए यदि x का मान 2 है तब हमें x अक्ष पर एक बिंदु प्राप्त होगा। तब हम कहेंगे एक बिंदु व्यक्त होगा एक चर के लिए। 2 चर के लिए विधि, इसमें हमें दिया गया है y का मान 3 है। यदि हम x का मान 0 रखेंगे तभी भी y का मान 3 होगा। 1 रखेंगे तब भी 3 होगा, 2 रखेंगे तभी भी 3 होगा। अतः हमें एक समानांतर रेखा प्राप्त होगी जो कि x अक्ष के सापेक्ष है। इस तरह एक चर में हमें एक बिंदु प्राप्त होता है तथा 2 चर में हमें एक सरल रेखा समीकरण प्राप्त होता है। बच्चों, यहाँ आप इस बात का ध्यान दीजिए, दिए गए बहुपद में अधिकतम घात उसी बहुपद के हल, उसी बहुपद के लिए शून्यांकों की संख्या तथा उसी बहुपद के लिए प्रतिच्छेद बिंदु, ये सभी एक ही चीज़ों को व्यक्त करते हैं। यदि आरेख इस तरीके से हो तब x अक्ष पर 2 बिंदु प्रतिच्छेद हो रहे हैं, अतः प्रतिच्छेद बिंदुओं की संख्या इस आरेख के लिए 2 बिंदु होगी।
यदि आरेख इस तरह से दिया हो तब x अक्ष पर प्रतिच्छेद बिंदुओं की संख्या 1 है, अतः यह एक बिंदु प्रतिच्छेद कहलाएगा और इसे हम विशेष हल कहते हैं। यदि आरेख में आपको कुछ इस तरह से प्राप्त हो तब x अक्ष पर आपको 3 बिंदु प्रतिच्छेद करते हुए दिख रहे हैं, अतः इसमें 3 बिंदु प्रतिच्छेद प्राप्त होंगे। बच्चों, किसी भी आरेख बहुपद में अधिकतम घात, हल, शून्यांकों की संख्या तथा प्रतिच्छेद बिंदुओं की संख्या समान होती है। आइए अब हम बीजीय सर्वसमीकाएं देखते हैं। इन बीजीय सर्वसमीकाओं का उपयोग करेंगे और सभी प्रश्नों के हल हम करेंगे। बच्चों, आइए अब हम बहुपद के आधार पर कुछ प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 1 में 5y³ + 2y² - 5 + 5, इसमें हमें y³ का गुणांक ज्ञात करना है। y³ का गुणांक 5 है। प्रश्न 2 में √7 का घात ज्ञात करना है और इसमें चर पद नहीं है, अतः हम चर पद के घात 0 लेंगे। इस प्रकार घात 0 होगी, 0 होगी। प्रश्न 3 में प्रमेय अनुसार PA का मान यदि 0 होता है तब x - a PX का गुणनखंड होगा, अतः हमें यहाँ पर a का मान -1 दिया है, P - 1 ज्ञात करेंगे, x की जगह -1 रखेंगे, k का मान 2 आएगा। बच्चों, दिए गए प्रश्न में z² - 8 के शून्य ज्ञात करने हैं। इसमें हम सर्वसमीका का यूज़ करेंगे। a² - b² = a + b, a - b। यहाँ पर a का मान z है तथा b² का मान 8 होने पर 2√2 आएगा। इसमें हम मान रखेंगे, a का मान z तथा b का मान 2√2। px का मान 0 लेने पर, z² - 8 का मान 0 लेने पर दिए गए गुणनखंडों का मान भी 0 होगा। तब z + 2√2 = 0, z = -2√2 प्रथम शून्यक है तथा इसी प्रकार z - 2√2 = 0, z = 2√2 द्वितीय शून्यक प्राप्त होता है। बच्चों, Px = x² - 3x + x - 3 एक बहुपद है जिसमें हमें x = 3 पर हल प्राप्त करना है तथा जांच करनी है। हल PA = 0, a का मान यहाँ पर 3 रखेंगे, तब x का मान 3 रखने पर जहाँ जहाँ x है Px में वहाँ हम 3 रखेंगे और इसे हल करेंगे। 3 × 3 9, 3 × 3 9 -9, -9 + 9 कैंसिल हो जाएगा, +3 - 3 कैंसिल हो जाएगा और हमें 0 प्राप्त होगा। तब हम कह सकते हैं प्रमेय अनुसार x = 3 हल है Px बहुपद के लिए तथा हम यह भी कह सकते हैं कि यह शून्यक है। बच्चों, Px = x³ 3x² 3x + 1 है को x + 1 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करना है। हल x का मान -1 रखने पर प्रमेय अनुसार यदि x का मान 1 रखेंगे, -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर +1, -1 × 3 -3, इस तरह हमें शेषफल 0 प्राप्त होगा। बच्चों, 101 का स्क्वायर ज्ञात करने के लिए 101 को लिखेंगे 100 + 1। यहाँ पर 100 a है तथा 1 b है, तब सूत्र अनुसार a + b का होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab। मान रखने पर 100 + 1 का होल स्क्वायर = 100² + 1² + 2 × 100 × 1, ये हमें प्राप्त होगा बच्चों, और इस तरीके से इसका हल हमें ज्ञात होगा। बच्चों, ax³ + √27y³ का गुणनखंड ज्ञात करना है।
तब हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का सूत्र लेंगे। यहाँ पर a का मान 2x तथा b का मान √3y है। √27 में 27 का गुणनखंड करने पर हमें 3 × 3 × 3 प्राप्त होगा, तब हमें b का मान √3 प्राप्त होगा। मान रखने पर a की जगह 2x तथा b की जगह √3y रखने पर √2x प्लस √3y 2x का स्क्वायर प्लस 2x × √3y प्लस √3y का स्क्वायर ज्ञात होगा और इस तरह से हमें 4x स्क्वायर प्लस 2√3xy प्लस 3y स्क्वायर गुणनखंड प्राप्त होंगे। बच्चों, यहाँ पर शून्यांकों में संबंध के बारे में हम जानकारी लेंगे, जिसमें अल्फा तथा बीटा हमारे द्विघातीय समीकरण के शून्यांक हैं। अल्फा तथा बीटा जिनका योग -b/a होता है तथा अल्फा तथा बीटा जिसका गुणनफल c/a होता है। बच्चों, यहाँ हमें प्रश्न दिया गया है px, जिसमें हमको शून्यांकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध ज्ञात करना है, वह सत्यापित भी करना है। px इक्वल टू 4x स्क्वायर, -4x को -2x तथा -2x लिखेंगे +1, 2x को यहाँ से कॉमन लेंगे, 2x -1, यहाँ से माइनस साइन कॉमन लेंगे तब हमें यहाँ माइनस प्राप्त होगा, 2x -1, 2x -1 यहाँ से कॉमन लेंगे तब हमें यहाँ 2x -1 प्राप्त होगा। प्रमेय अनुसार px इक्वल टू 0 होने पर 2x -1 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 1 तथा x का मान 1/2 तथा 1/2 प्राप्त होगा, जो कि हमारे दिए गए px के शून्यांक होंगे, जिन्हें हम अल्फा तथा बीटा बोलते हैं। अब हमें गुणांकों के मध्य संबंध ज्ञात करना है। पहला सूत्र है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a होता है। यहाँ पर a का मान x स्क्वायर का गुणांक a है 4, b का मान x की घात 1 का गुणांक है -4, c का मान x की घात 0 का गुणांक है 1। मान रखने पर अल्फा के स्थान पर 1/2, बीटा के स्थान पर 1/2 रखने पर -b की जगह -4 है और माइनस यहाँ फॉर्मूले में भी है, अतः ये माइनस माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा और हमें यहाँ 1 प्राप्त होगा। बच्चों, अब हम सत्यापित करेंगे। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है। b का मान यहाँ पर -4 है, जो कि x की पावर 1 का गुणांक है। a का मान 4 है, जो कि x की घात 2 का गुणांक है। c का मान यहाँ पर 1 है, जो कि x की घात 0 का गुणांक है। मान रखने पर अल्फा की जगह 1/2, बीटा की जगह 1/2, हमें 2/2 मिलेगा एलसीएम लेने पर, फिर 1 प्राप्त होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हमें 1 प्राप्त होगा। इस प्रकार से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी बराबर आ रही है। यहाँ पर दूसरा सूत्र यूज़ करेंगे, ये हमारा जोड़ने का सूत्र है और ये हमारा गुणनफल का सूत्र है। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a है। मान रखने पर 1/2 इंटू 1/2, c का मान 1 है तथा a का मान 4 है, सो 1/4 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारी आ रही है। इस तरह यह सत्यापित हुआ। बच्चों, इस प्रश्न में हमें px 12ky² प्लस 8ky माइनस 20k दिया है, जो कि घनाभ का आयतन है तथा हमें भुजाएं ज्ञात करनी हैं। इसमें हम 4 कॉमन ले रहे हैं। 4 कॉमन लेने पर 3ky² प्लस 2ky माइनस 5k मिलेगा। यहाँ पर फिर हम k कॉमन ले रहे हैं, 4k अंदर बचेगा 3y² प्लस 2y माइनस 5। अब इसके गुणनखंड करेंगे, 3y² प्लस 2y को लिख सकते हैं प्लस 5 माइनस 3y, प्लस माइनस माइनस होगा और बड़ी संख्या का साइन आएगा 2y माइनस 5। यहाँ पर हम
3y कॉमन लेंगे, y बचेगा, -1 यहाँ शेष बचेगा। यहाँ पर हम 5 कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा y -1। इस तरह से 3y + 5 एक गुणनखंड होगा और y -1 एक गुणनखंड होगा। दिए गए घनाभ की भुजाएं होंगी 4k, 3y + 5 एंड y -1। बच्चों, यदि x/y + y/x = -1 है, यहाँ पर x तथा y शून्य नहीं है, तब x³ - y³ का मान ज्ञात करना है। सर्व समीकरणानुसार x³ - y³ का मान होता है x - y x² + y² + xy। अब हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे। y और x का हमने यहाँ पर एलसीएम लिया है। x का ऊपर मल्टीप्लाई होगा x² आएगा, y का ऊपर मल्टीप्लाई होगा y² आएगा = -1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -xy आएगा, यहाँ पर -xy यहाँ आने पर +xy हो जाएगा। इस तरह से x² + y² + xy = 0 प्राप्त हुआ। यदि हम ये मान यहाँ पर रखते हैं तो अब 0 × x - y x³ - y³ का मान हमें 0 प्राप्त होगा। बच्चों, इस प्रश्न में हमें यह जांचना है कि gx px का गुणनखंड है या नहीं। इसके लिए हम प्रमेय का यूज़ करेंगे, जिसमें x का मान हम -1 रखेंगे। px में मान रखने पर -1 का क्यूब -1 होगा, -1 × 2 -2 होगा, -1 का स्क्वायर +1 होगा। इस तरह हमें +1 मिलेगा। -1 × -2 प्लस होगा, +2 प्राप्त होगा, -1 एज इट इज़ आ जाएगा। इस तरह से हम देख सकते हैं कि -2 + 2 कैंसिल होगा, +1 -1 कैंसिल होगा और हमारे p-1 का मान हमें 0 प्राप्त होगा, जिससे हम कह सकते हैं कि gx px का गुणनखंड है। बच्चों, इस प्रश्न में px का मान कि x² - 3x + k दिया है तथा gx का मान x - 1 दिया है और gx px के लिए गुणनखंड है और हमें इस प्रश्न में k का मान ज्ञात करना है। तब गुणनखंड प्रमेय अनुसार x - 1 = 0, x का मान 1 रखने पर बच्चों p1 का मान हमने यहाँ 0 लिया है, क्योंकि gx px का गुणनखंड है और x - 1 = 0, x = 1। यह 1 का मान हम px में रखेंगे और यह मान 0 के बराबर होगा अगर ये गुणनखंड है तो। यह कथन सत्य है। अब हम इसे हल करेंगे। k + k 2k होगा, ये 3 इस तरफ आएगा 2k और हमारा k का मान आएगा 3/2। बच्चों, आइए अब एक प्रश्न देखते हैं डिवीज़न के ऊपर। यहाँ पर px का मान दिया गया है 3x² - x - 1, जो कि एक बहुपद है, तथा gx का मान दिया गया है x + 1, जो कि इसका गुणनखंड है। हमें यह चेक करना है, जांच करना है। यहाँ पर दिया गया है 3 × x² और यहाँ पर है बच्चों x। अतः हमें यहाँ पर कुछ ऐसी संख्या चाहिए जिससे हमें 3x² प्राप्त हो। अब आप देखिए, यहाँ पर रफ कार्य में आपके पास यहाँ पर x ऑलरेडी है। आप किस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे कि आपको 3x² प्राप्त हो। आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3x से। यदि हम 3x से गुणा करेंगे x का, तब हमें 3x² प्राप्त होगा। इस प्रकार यहाँ पर हमको qx के लिए सबसे पहली संख्या प्राप्त होती है 3x। 3x का गुणा x में करेंगे, जिससे हमें यहाँ पर 3x² प्राप्त होगा। फिर 3x का गुणा 1 में करेंगे, प्लस साइन एज इट इज़ लगाएंगे, तब हमें प्राप्त होगा 3x। समीकरण का
साइन परिवर्तन करेंगे, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, यह टर्म कटेगी बच्चों, -x -3x माइनस माइनस प्लस होगा और बड़ी संख्या का साइन आएगा माइनस, इस प्रकार हमें -4x मिलेगा। -1 एज इट इज़ आप नीचे लिख लीजिए। बच्चों पुनः आप देखिए कि यहाँ हमारे पास x दिया है, यहाँ हमारे पास -4x आ रहा है, तो यहाँ हमारे पास x ऑलरेडी है। अब हम किस संख्या का मल्टीप्लाई करें कि हमें -4x प्राप्त हो। -4x के लिए हमें यहाँ पर -4 से गुणा करना पड़ेगा। हमें यहाँ पर -4x प्राप्त होगा। अब हम यहाँ पर -4 लिखेंगे, -4 का गुणा x में करेंगे, तब हमें यहाँ -4x प्राप्त होगा। -4 का गुणा 1 में करेंगे, माइनस इंटू प्लस हमें माइनस प्राप्त होगा। इस प्रकार साइन परिवर्तन करने पर माइनस का प्लस, यह टर्म कैंसिल हो जाएगी, माइनस प्लस माइनस होगा, बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस आएगा, इस प्रकार हमें 3 प्राप्त होगा। 3 हमारा शेषफल है। 3x - 4 हमें भागफल प्राप्त हुआ है तथा x + 1 हमारा गुणनखंड है। बच्चों px बहुपद में x एक चर राशि है। हम इसे चर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका मान परिवर्तित होता रहता है, परंतु यदि बहुपद में चर के आगे एक अचर पद लगता है तब उसे हम गुणांक कहते हैं। अचर पद सदैव निश्चित होता है जिसका मान परिवर्तित नहीं होता। अब हम देखेंगे घात n। किसी भी बहुपद में यदि अधिकतम घात n होती है तब हम यह कह सकते हैं कि उसमें x अक्ष में n प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त हो रहे हैं, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि उस बहुपद के कुल हल n है। शून्यांकों की संख्या भी अधिकतम n घात पर ही निर्भर करती है। बच्चों बहुपद के प्रकार में जब हमने रेखिक बहुपद पढ़ा था, रेखिक बहुपद में x की अधिकतम घात 1 होती है, जिसमें पदों की संख्या 1 हो सकती है, 2 हो सकती है। उदाहरण के लिए 2x रेखिक बहुपद है तथा x + 1 भी रेखिक बहुपद है। 2x में एक पद है, अतः यह एक पदी कहलाता है। द्विघातीय बहुपद में x की अधिकतम घात 2 होती है। यदि इसमें 3 पद हैं या इसमें 2 पद हैं तभी भी ये द्विघातीय बहुपद कहलाएगा, बस इसमें x की अधिकतम घात 2 होनी आवश्यक है। उदाहरण के लिए 4x² + 5x + 2 भी द्विघातीय बहुपद है तथा 2x² + 3x भी द्विघातीय बहुपद है। त्रिघातीय बहुपद में x की अधिकतम घात 3 होती है, जिसमें पदों की संख्या 1, 2, 3 या 4 भी हो सकती है। उदाहरण के लिए x³ एक त्रिघातीय बहुपद है तथा x³ - 3x² + 5 भी त्रिघातीय बहुपद के अंतर्गत आता है। अब हम चर्चा करते हैं पदों के आधार पर वर्गीकरण की। यदि पदों की संख्या 1 हो तब हम उसे एक पदी कहते हैं, यदि पदों की संख्या 2 हो तब हम उसे दो पदी कहते हैं, यदि पदों की संख्या 3 होती है तब हम उसे त्रिपदी कहते हैं। बच्चों शून्य बहुपद के ऊपर पूछे जाने वाले प्रश्नों के अंतर्गत सबसे ज़रूरी बात यह है कि उसमें px का मान 0 होता है तथा शून्य बहुपद में घात परिभाषित नहीं होती है। अधिकतम घात या घात ऋणात्मक होती है तब वह बहुपद में परिभाषित नहीं होता। px का मान यदि भाग में आ रहा हो तब हम उसे बहुपद की श्रेणी में नहीं रखते हैं। प्रश्नावली पर आधारित प्रश्न गृह कार्य के लिए करिए।